देखो, अगर हो कोई पॉलिटिशियन या हो कोई गुंडागर्दी वाला या हो कोई नॉर्मल फैमिली वाला, तो उन लोगों की जो सबसे पहली पसंद होती है या तो वो होती है टोयोटा की फॉर्च्यूनर या फिर होती है स्कॉर्पियो एन। अगर स्कॉर्पियो वो लेता है तो उसके अंदर में आता है ब्लैक कलर, सिर्फ इसी को ज़्यादा परचेज करेंगे, या फिर अगर फॉर्च्यूनर लेता है तो इसके अंदर में लेगा वाइट कलर। आज की वीडियो में मैं इन दोनों गाड़ियों का एक छोटा सा ओनरशिप और वर्सेस में बताऊंगा, क्योंकि लोग बाग क्या फॉर्च्यूनर को स्कॉर्पियो एन से कंपेयर कर रहे हैं, फिर इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई आधे रेट में आप लोग को फॉर्च्यूनर जो है ये मिल जाती है। पर भाई ऐसा मुझे इन दोनों गाड़ियों को चलाते हुए बिल्कुल भी नहीं लगा है। ये गाड़ी करीबन मैं 1000 किलोमीटर चला चुका हूँ और जो ये गाड़ी है मैं 20,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। तो इन 1000 किलोमीटर में मुझे पता चल चुका है फॉर्च्यूनर क्या चीज़ है और स्कॉर्पियन क्या चीज़ है। सबसे पहले मैं इनके प्राइस बताता हूँ। जो अपनी ये स्कॉर्पियन है ना, अगर आप इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 4 व्हील ड्राइव लेते हैं तो ये गाड़ी आप लोग की 28 लाख रुपये कॉस्ट करती है। वहीं अगर आप इस लेजेंडर को 4x4 के अंदर में लेते हैं तो ये गाड़ी आप लोग की 55 लाख रुपये कॉस्ट करती है। मोटा मोटा प्राइस डिफरेंस देखोगे तो दोनों के अंदर में 25 लाख रुपए का हो जाता है, यानी कि इसके दाम में 2 स्कॉर्पियो एन आप लोगों की आ जाएगी। और इस गाड़ी के अंदर में एक GR स्पोर्ट भी आता है जो कि आपका 59 लाख रुपीज़ कॉस्ट करता है। उसके अंदर में 4x4 नहीं मिलता है। एक लीडर भी इसके अंदर में आ जाती है और एक नॉर्मल फॉर्च्यूनर जो आती है वो तो खैर इसके अंदर में आती है। और इसके अंदर में भी भाई काफ़ी सारे वेरिएंट्स आते हैं, ऊपर से नीचे तक में काफ़ी लंबी सी लिस्ट है और 4x4 के अंदर में भी जो है ये गाड़ी आ जाती है। अगर आप भाई रुपए ज़्यादा दे रहे हो तो जाहिर सी बात है जो फीचर्स हैं वो भी आप लोग को ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पे तो आप लोग को मिल जाता है इलेक्ट्रिक टेलगेट भी, तो वो पैर से करके आप खोलते हैं ना वो भी मिल जाता है। पर जो अपनी नॉर्मल स्कॉर्पियो है ना, इसके अंदर में आप लोग को साइड वाले डोर ओपनिंग मिलेगी। अगर आप एक 7 सीटर करके ले रहे हो गाड़ी को और मान लो 50 लाख तक का बजट है तो बिना सोचे आप फॉर्च्यूनर में चले जाना, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर मैं थर्ड रो की सीट को डाउन कर देता हूँ ना तो काफ़ी स्पेस है इसके अंदर में कि मैं अपने बैग इसके अंदर में रख के ले जा सकता हूँ। वहीं अगर स्कॉर्पियो एन के अंदर में आप देखोगे तो यहाँ पे थर्ड रो डाउन करने के बाद में इतना सफिशिएंट स्पेस नहीं है, मतलब एक इतना ही लगा लो। और यहाँ पे भी क्या चीज़ है, सिर्फ इतने ही एरिया में आप सामान रख सकते हो, क्योंकि जो इसकी ये वाला पार्ट देख रहे हो ना, ये यहाँ से दबा हुआ है, साइडों से उठा हुआ है, तो इतना ही एरिया जो है यहाँ पे कवर हो पाता है। और यहाँ पे 50-50 स्प्लिट सीट नहीं मिलती है, तो ये भी इस गाड़ी का एक नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा है। वहीं फॉर्च्यूनर के अंदर में देखोगे तो 50-50 स्प्लिट सीटें दे रखी हैं और ये साइड में जो है अपनी इस तरीके से करके टक इन भी आप कर सकते हो, यानी एक पे बैठ के जा सकते हो और एक की जगह आप अपना स्पेस मतलब सामान भी गाड़ी के अंदर में रख सकते हो। गाड़ी की सेकंड रो के अंदर का सीन बताता हूँ आप लोग को। देखो अपनी जो ये फॉर्च्यूनर है ना, इसके अंदर में क्या है, सीट आगे पीछे भी भाई ये हो जाती है। भाई अटक गई क्या ये, यार ये अटक गई किस तरीके से, ये वाली करके दिखा, रुको, ये देखो थोड़ी सी अटक गई है, ये सीट आगे पीछे भी हो जाती है। और जो है ना, देखो अपने नॉर्मल गाड़ियों के अंदर में देखा होगा कि टम्बल फोल्ड जो होती है ना वो अपनी 40 स्प्लिट वाली सीट होती है, पर इस फॉर्च्यूनर के अंदर में क्या है, टम्बल फोल्ड अपनी 60 स्प्लिट वाली सीट हो जाती है। तो गाड़ी के अंदर में जाना भाई आसान है, क्योंकि स्पेस जो है गाड़ी के अंदर में ज़्यादा सा मिल जाता है। ऊपर से एयर के वेंट जो है यहाँ ऊपर की तरफ में दे रखे हैं, इनका फ्लो बिल्कुल ठीक है। पर भाई एक नेगेटिव पॉइंट जो है इस गाड़ी के अंदर में आ जाता है वो ये वाला। देखो अब मान लो मेरी 6 फुट की हाइट है, मैं सेंटर में बैठ चुका हूँ। सेंटर में बैठने के बाद में नेगेटिव पॉइंट है ये गाड़ी का हेडरूम। और एक और चीज़ है कि जो सीट है ना, ये वाली चीज़, ये सेंटर वाली थोड़ी सी टाइट है और पीछे से जो आर्मरेस्ट वाला एरिया है ना, इसके अंदर में ये भी भाई मुझे टाइट सा महसूस होता है। तो अगर मान लो किसी की 6 फुट की हाइट है, वो सेंटर में इतना कंफर्टेबल होके नहीं बैठ सकता है, उसको थोड़ा सा मतलब समझ जाओ आप, वो चीज़ करनी पड़ती है। वहीं अपनी स्कॉर्पियन के अंदर में देखोगे ना, इसकी जो टम्बल फोल्ड होती है वो अपनी 40 स्प्लिट वाली सीट होती है। तो ये देखो भाई, यार मुझे ना ऐसा लग रहा है कि जो स्पेस है वो भी अपनी स्कॉर्पियन के अंदर में ज़्यादा लगा अंदर जाने के लिए। बाकी 60 हो जाती है तो थोड़ा सा ये एरिया जो है उसके अंदर में बढ़ जाता है। नी रूम लेग रूम भाई दोनों ही गाड़ियों के अंदर में बहुत ज़्यादा अच्छा सा मिल जाता है। अब देखो इसकी सीट में आगे पीछे नहीं कर पा रहा हूँ, पर फिर भी मुझे यूँ है काफ़ी सफिशिएंट स्पेस है अपने नी रूम के लिए। अब इसकी सेंटर वाली चीज़ देखोगे ना, हेडरूम आप देखो भाई, अच्छा खासा जो है गाड़ी के अंदर में हेडरूम दिया गया है।
पर जो अपनी फॉर्च्यूनर की सीट्स थी ना, वो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी लग रही थी कंपैरेटिवली अपनी स्कॉर्पियो एन से। पर इसका एक ये प्लस पॉइंट हो जाता है, ये वाली चीज़ जो बता रहा हूँ ना वो आपको। अब बात आती है भाई गाड़ी की थर्ड रो के अंदर में। ये देखो, ये वाली सीट को मैं कर लेता हूँ ऊपर। अब मान लो मैं इसके पीछे बैठूंगा ना, तो ये वाला हाल मेरा जो है यहाँ पे रहेगा। और एक नेगेटिव पॉइंट है जो कि बहुत गंदा है इस स्कॉर्पियन के अंदर में, कि भाई यहाँ पे पीछे की तरफ में कोई एयर के वेंट्स नहीं दे रखे हैं। वो सेकंड रो के अंदर में एयर के वेंट्स दे रखे हैं, वो भी आप देखोगे तो यहाँ नीचे की तरफ में दे रखे हैं भाई। वो अगर मान लो उनको हम 2 की स्पीड से चला देते हैं तो भाई वो सेकंड रो वाले के लिए तो बहुत बढ़िया रहता है, बिल्कुल मुंह पे हवा मारता है। पर भाई थोड़ी देर बाद क्या होता है, सेकंड रो वाले थोड़े से परेशान होने लग जाते हैं, उसकी वजह से वो एसी मंदा करना पड़ता है। अगर वो एसी मंदा हो जाता है तो थर्ड रो वाले गर्मी में मर जाते हैं। पर भाई अपनी फॉर्च्यूनर के थर्ड रो में जाने के लिए आप चाहे 60 स्प्लिट सीट हो चाहे 40 हो, दोनों के अंदर से इजीली एक्सेस कर पाओगे। और ये मैं बैठ गया इस वाली सीट पे। अब इसको भी कर लेता हूँ डाउन और ये कर लेता हूँ इसको अप। भाई फर्क है यार। भाई बताऊँ क्या चीज़ है, इसकी सीट्स मुझे थोड़ी सी चौड़ी महसूस हो रही है। बाकी वही वाला सीन है, इसके अंदर में बीचे वाला से सीन है, और जो अपनी स्कॉर्पियन है उसके अंदर में बीचे वाला सीन है। पर एक सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे भाई एयर के वेंट्स दिए गए हैं, तो अपनी सीधी हवा अपने मुंह पे के ऊपर ही आएगी। बाकी दोनों ही गाड़ियों के अंदर में थर्ड रो के अंदर में 6 फुट का बंदा अगर बैठेगा तो अनकंफर्टेबल रहेगा। मान लो जिसकी थोड़ी छोटी हाइट है वो थर्ड रो के अंदर में बैठ के जा सकते हैं। और बेशक से हो भाई अपनी स्कॉर्पियो एन या फिर हो अपनी टोयोटा की फॉर्च्यूनर, दोनों के ही अंदर में भाई एक ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई कि हाइड्रोलिक्स नहीं दे रखे हैं, और दोनों के उड़ बड़े भारी भारी से हैं, तो ये खोलने में थोड़ी दिक्कत परेशानी आती है। अब आप कहोगे क्या डेली डेली खोलना पड़ता है? भाई जब इसका आप लंबी ट्रिप पर जाते हो ना, तो इसका जो पानी भरते हैं वो आपके हुड में से डलता है, या फिर आप कहीं छोटे भी रहते हो तो भी जो पानी है ना वो हुड के अंदर से डलता है, तो इस वजह से ये खोलना पड़ता है। इस गाड़ी की जो इंजन की आवाज़ है ना, ओहो क्या शानदार आती है। पर भाई इसका जो स्टीयरिंग व्हील है ना, उसके अंदर में हैवीनेस ही महसूस होती है। अगर थोड़ा सा लाइट होता तो और ज़्यादा ये शानदार लगता। बुराई अपनी स्कॉर्पियन की आवाज़ के अंदर में भी नहीं है, पर जो दमदार वाली फील आती है ना, वो तो भाई फॉर्च्यूनर के अंदर में से आती है। पर जो इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है ना, वो ये वाली चीज़ है जिसको कहते हैं ना मड़ाई, वो ये मड़ाई है। पर भाई जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, एक तरफ हेड एक तरफ टेल है, तो उसी तरीके से एक तरफ अच्छाई है एक तरफ बुराई भी है इसके अंदर में। अब जो स्टीयरिंग व्हील है बिल्कुल मड़ाई सा है। किसी जो काफ़ी लोग हैं ना, काफ़ी लोगों की स्टीयरिंग व्हील के अंदर में रिस्पॉन्स आता है, मतलब जैसे गड्ढे वगैरह में चलते हैं ना, तो स्टीयरिंग व्हील में वाइब्रेशन महसूस होती है। मेरी स्कॉर्पियन के अंदर में अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई थी, पर अब एक दिक्कत आने लग गई है। जैसे मान लो मैं चलता हूँ ना 40, मान लो कितनी की भी स्पीड में चलता हूँ, तो स्टीयरिंग व्हील यूँ चिपक से जाता है, फिर यूँ छुटाना से पड़ता है। हैवीनेस की बात नहीं करना कि स्टीयरिंग व्हील में भाई वजन आ जाता है, वो वाली बात नहीं कर रहा, चिपक से जाता है, फिर मेरे को यूँ छुटाना से पड़ता है। और जो ये मेरी स्टीयरिंग व्हील की प्रॉब्लम है ना, रेगुलरली नहीं आती है, मतलब कभी आ जाती है कभी नहीं आती है। अब मैं गाड़ी को सर्विस सेंटर पे लेके गया तो मैंने उनको दिखाया, तो उनके सामने वो प्रॉब्लम नहीं आई। अब एक पॉइंट भाई उनका भी ठीक है यार, उनके सामने जब तक प्रॉब्लम ही नहीं आई तो उस चीज़ का सोल्यूशन कैसे करेंगे। पर फिर भी भाई उन्होंने गाड़ी के अंदर में कंप्यूटर लगा दिया और जो स्टीयरिंग व्हील है उसको कैलिब्रेट कर दिया। अभी तक तो देखो शायद इसके अंदर में नहीं आई है, क्योंकि मैंने सर्विस कराने के बाद में ज़्यादा इस गाड़ी को ड्राइव नहीं किया है। और जब से स्कॉर्पियन मार्केट के अंदर में आई है ना, इसके अंदर में 11 रिकॉल आ चुकी है। वहीं जो अपनी फॉर्च्यूनर है ना, इसके अंदर में दादा ले पोता बरते वाली चीज़ है, कोई रिकॉल नहीं। फॉर्च्यूनर जिनके पास है ना, और जो लोग लेना चाह रहे हैं, उनसे एक हाथ जोड़ के विनती है भाई, अपनी फॉर्च्यूनर को लो बीम में चलाएं, क्योंकि जो इस गाड़ी की हेडलाइट का थ्रो है इतना ज़बरदस्त है ना, इतना ज़बरदस्त है ना, मतलब यूं है कि आप लोग को आफ्टर मार्केट में कुछ कराने की जरूरत ही नहीं है। लाइट अपनी स्कॉर्पियन की भी ठीक है, पर भाई इसका मुकाबला नहीं है। डीएफ का आजकल चक्कर बहुत ज्यादा चल रहा है कि रीजनरेशन रिक्वायर, आपका डीएफ क्लॉग्ड हो गया। वो अपनी स्कॉर्पियन के अंदर में भी है, बड़े बड़े ट्रकों के अंदर में भी आता है, और अपनी फॉर्च्यूनर के अंदर में भी आता है। देखो ऑटोमेटिकली दोनों ही गाड़ियां कर लेती है, पर भाई एक टोयोटा के अंदर में ये बहुत अच्छी चीज़ दे रखी है कि DEF के लिए यहाँ पे मतलब क्लॉग्ड हो जाते हैं, तो एक मैनुअल बटन भी दे रखा है, तो आप मैनुअली रीजनरेशन भी गाड़ी के अंदर में कर सकते हैं। वैसे तो ऑटोमेटिकली ये गाड़ी कर देती है, कर अपनी स्कॉर्पियन भी देती है ऑटोमेटिकली, और मैनुअली भी कई बार ऑप्शन आ जाता है स्टीयरिंग व्हील से आप उसको कर सकते हो। पर भाई कई बार क्या होता है कि
वो रीजनरेशन का ऑप्शन आपके स्टीयरिंग व्हील से, मतलब जो इसके MID रहती है ना उसके अंदर में नहीं आता है। और फिर क्या होता है, आपको इस गाड़ी को सर्विस सेंटर जाके गाड़ी के अंदर में कंप्यूटर लगवाना पड़ता है, तब जाके इस गाड़ी का रीजनरेशन होता है। तो ये इस गाड़ी का नेगेटिव पॉइंट है। इस गाड़ी का एक और बड़ा नेगेटिव पॉइंट है 12 वोल्ट का शॉकेट। कहीं आगे की तरफ में 12 वोल्ट का शॉकेट ही नहीं दे रखा है। मान लो कहीं टायर पंचर हो जाए, मैं इसको लगा के वैक्यूम क्लीन करने लग जाऊं गाड़ी को, तो वो भाई बिल्कुल पीछे की तरफ में दे रखा है और इतना लंबा तार बड़ा मुश्किल सा पड़ जाता है कि वहां से लेके मैं इस वाले टायर के अंदर में हवा डाल पाऊं। और ऊपर से जो गाड़ी की टच स्क्रीन है वो उसके अंदर में भाई लैग काफी ज्यादा है। पहले तो इसके अंदर में कैमरा में बहुत ज्यादा लैग आ रहे थे, पर अब वो तो रिजोल्व हो चुका है, पर भाई फिर भी इतनी अप टू द मार्क इसकी टच स्क्रीन मुझे नहीं लगती है। और भाई 50 लाख रुपए अगर आप देते हो ना, तो सोच रहे हो कि बड़ी क्रिस्पीनेस और HD डिस्प्ले आप लोग को मिल जाएगी, तो वो वाली चीज अपनी इस फॉर्च्यूनर के अंदर में नहीं मिलती है। बड़ा बेसिक सा ही टच स्क्रीन इस गाड़ी के अंदर में दे रखा है। कोई बहुत मतलब जो कहते हैं ना बहुत फीचर लोडेड हो या फिर बहुत तगड़ी सी क्लियरिटी हो, तो वो वाली चीज इस गाड़ी के अंदर में नहीं मिलती है। और ना ही कोई कैमरा की क्लियरिटी आप लोग को अच्छी मिलती है। पर भाई 12 वोल्ट का शॉकेट आप लोगों को जरूर मिल जाएगा। पर भाई यहाँ पे कोई आप लोग को C टाइप का फास्ट चार्जिंग के लिए शॉकेट नहीं मिलेगा। फॉर्च्यूनर के अंदर में जो गियर शिफ्टिंग होती है ना, 6 गियर मिल जाता है, टॉर्क कन्वर्टर रहता है गाड़ी के अंदर में, और जो गियर शिफ्टिंग होती है बड़ी मक्खन होती है, मक्खन जिसे कहते हैं वो वाली चीज होती है। पर जो इस गाड़ी का मैनुअल ट्रांसमिशन है भाई, उसके अंदर में ना एक तो वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है, ऊपर से स्टार्ट होता है तब वो यूं करके स्टार्ट होता है। तो अगर आप फॉर्च्यूनर ले रहे हो तो थोड़ा सा भाई मेरा मानना ये है 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड कर दो और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ले लो। माइलेज में ऐसा कोई मतलब यूं अंतर नहीं आता कि आप मान लो 20-25 का अंतर आ गया, 19, 20, 21 इतने का ही जो है इनकी माइलेज के अंदर में डिफरेंस आता है। गियर शिफ्टिंग अपनी स्कॉर्पियन की भी बहुत ज्यादा तगड़ी है, पर जैसे इसके जो गियर शिफ्ट होते हैं ना वो नियर टू 2000 RPM पे होते हैं। वहीं अगर फॉर्च्यूनर में देखोगे तो उसके 1500 RPM पे भी जो है गियर शिफ्ट कर जाते हैं, तो वो एक उस गाड़ी का प्लस पॉइंट है। पर भाई इसके अंदर में थोड़ी महिंद्रा में ना दिक्कतें ज्यादा हैं। इसका गियर एक बार क्या हुआ था, थोड़ा सा अटक गया था, पर टोयोटा तो वही है, दादा लो पोता वर। तो अब मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती, लैंड क्रूजर वाले महंगे आदमी होते हैं या फिर फॉर्च्यूनर वाले महंगे आदमी होते हैं, या फिर लैंड क्रूजर वाले मतलब सेफ्टी लैग कम होती है, या फिर फॉर्च्यूनर जो लेते हैं उनकी सेफ्टी लैग कम होती है। देखो मेरा कहने का मतलब ये है, कई लोग ऐसे बोल रहे थे कि सनरूफ आने से सेफ्टी लैग हो जाती है, तो भाई लैंड क्रूजर के अंदर में उन्होंने सनरूफ दे रखी है, पर जो अब फॉर्च्यूनर है, फॉर्च्यूनर के अंदर में आप लोग को सनरूफ नहीं मिलती है 55-60 लाख रुपए स्पेंड करने के बाद भी। पर भाई अपनी स्कॉर्पियन के अंदर में सनरूफ मिल जाती है। दोनों के अंदर में 18 इंच के टायर मिलते हैं, पर जो चौड़ाई है वो आप लोग को इस फॉर्च्यूनर के अंदर में ज्यादा मिलती है। यहाँ पे आते 265 के और यहाँ पे आते 255 के। अब जो अपनी स्कॉर्पियन है ना, इसके अंदर में 2 दिक्कतें मुझे सुनने को मिली है कि एक तो टायर ज्यादा खाती है गाड़ी, और सर्विस सेंटर में गया था तो उन्होंने बोला था कि भाई 15,000 में डिस्पैड भी खा जाती है। पर मेरी गाड़ी ने भगवान की दया से, तो मेरा आप चलाने का लगा लो कुछ भी लगा लो, मेरी गाड़ी ने कोई इतना डिस्पैड नहीं खाए। तो 2 चीज़ें की दिक्कत है इसके अंदर में, एक टायर ज़्यादा खाती है और डिस्पैड ज़्यादा खाती है। अगर ये आपकी गाड़ी के अंदर में तो नीचे मुझे कमेंट करके बताना। पर ये वाली शिकायत अपनी फॉर्च्यूनर के अंदर में नहीं है। यहाँ पे 6 नट दे रखे हैं, यहाँ पे गाड़ी के अंदर में 5 नट दे रखे हैं। अब भाई जैसे लोग बोल देते हैं कि यार आप 50 लाख रुपए डाल रहे हो तो माइलेज के बारे में क्या सोचना। पर भाई ये सोचने की चीज़ है, कोई आराम का पैसे थोड़ी ना है कि यूं ही पेड़ पे लग गया तोड़ लिया और गाड़ी ले आए। ये मेहनत की कमाई वाली चीज़ होती है, तो माइलेज भी भाई आपको जरूर सोचनी चाहिए। जो ये फॉर्च्यूनर है ना, मुझे भाई इसकी जो माइलेज मुझे निकाल के दे रही है, देखो मैं जेन्युइनली बताता हूँ, 10-11 की जो है ये गाड़ी निकाल के दे रही है। और जो इस गाड़ी का ये 2.8 लीटर का डीजल इंजन है, ये 201 bhp और 500 Nm का टॉर्क निकालता है। काफी पावरफुल ये इंजन है। पावर के मामले में, रिलायबिलिटी के मामले में भाई फॉर्च्यूनर या टोयोटा की कोई भी गाड़ी का इंजन भूल जाना बेसिक से। मतलब 7-8 लाख किलोमीटर पे इन गाड़ी को चला लोगे तो कोई बाल भी वाकई इन गाड़ी का नहीं होता है। मतलब 1-2 लाख किलोमीटर तो यूं लगा लो इन इंजन के लिए वार्म अप होता है टोयोटा का। बुराई देखो अपने इस महिंद्रा के इंजन के अंदर में भी नहीं है, पर अगर ताकत देखोगे या फिर रिलायबिलिटी देखोगे तो टोयोटा का कोई भी कंपटीशन नहीं है। ये जो अपना इंजन है 170 bhp निकालता है और 420 Nm का टॉर्क आप लोग को ही निकाल के देता है। पर भाई जैसे मान लो आप अगर ऑफ रोडिंग करते हैं या फिर थोड़ा सा रैशली गाड़ी को ड्राइव करते हैं, ढंग से रगड़ते हैं ना गाड़ी को, तो भाई फिर आप इसकी तरफ मत जाना, फिर जाना अगर आपका बजट बनता है तो इसकी तरफ में। अगर आपका बजट बनता है तो वाली बात आ रही है। अगर आपका बजट नहीं बनता है भाई, मान लो अगर आप देखो, बजट भी सबसे बढ़िया चीज़ होती है ना, तो जिसका बजट मतलब 25 लाख रुपए तक रहता है तो बुराई जो है आप लोग को इसके गाड़ी के इंजन में भी नहीं आएगी। पर भाई
टयोटा तो टयोटा ही है। और भाई वही वाली बात होती है, जितना गुड़ डालोगे उतना ज़्यादा मीठा होता है। अगर मैं मान लो इस गाड़ी को अब एलसी से कंपेयर करने लग जाऊं तो जाहिर सी बात है फिर मैं इसको छोड़ के यहाँ पे एक एलसी खड़ी होती तो मैं एलसी की तरफ में चला जाता। पर भाई अब इसके सामने इसको भी मैं, इसका अगर मेरा बजट है, देखो बजट का ही वो मेन बात हो रही है ना, अगर मेरा बजट बन रहा है तो गाड़ी के अंदर में बुराई स्कॉर्पियन के अंदर में नहीं है और फॉर्च्यूनर के अंदर में भी नहीं है। पर एक किंग इन द सेगमेंट और किंग इन द प्राइस पॉइंट है, वो है टोयोटा की फॉर्च्यूनर। और बाकी एक आप इतने बड़े साइज की एसयूवी लेते हैं, आप सोच रहे हैं कि इनके अंदर में बॉडी रोल बहुत ज़्यादा होता है, तो भाई आजकल की गाड़ियों के अंदर में इतना कुछ वो वाली झूलने वाली इतनी चीज़ नहीं होती है गाड़ी के अंदर में, नॉर्मल सा ही होता है वो। आप मतलब ऐसा कोई इतना पता नहीं चलेगा आपको। पहले जो गाड़ियाँ आती थी ना, पहले वाली जो स्कॉर्पियो क्लासिक आती थी, उन गाड़ियों के अंदर में रहता था भाई वो झोलने मारती थी। पर अब इन गाड़ियों के अंदर में ऐसा कोई बॉडी रोल आप लोग को नहीं मिलेगा। कंफर्ट वाइज दोनों ही गाड़ियाँ आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगने वाली है। आज की वीडियो को इतने ही रखते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो भाई नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना, और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली।